Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis of 23rd of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 23 जुलाई 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है माइक्रोनेशिया को। यह वापस से चर्चा में आ चुका है तो अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। देखो ऑप्शन के अंदर आपको पेयर्स बनाकर दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन ए में अंडमान निकोबार, ये 2 आइलैंड का पेयर है। तो क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है इन चारों पेयर में से कौन सा एक पेयर है जो कि 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी निकोबार सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव्स लक्षद्वीप, या फिर ऑप्शन डी सुमात्रा एंड जावा। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और आते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। अब आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे क्या मेंशन किया है, बाहर का कुछ खाने से पहले वीडियो को देख लो। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग जो कि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। 2 महीने पहले केरला के अंदर एक लड़की की डेथ हो गई थी फूड पॉइजनिंग की वजह से, याद होगा। उसके बाद शिगेला बैक्टीरिया वाला जो केस है वो याद होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आज भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल को कवर किया हुआ है फूड पॉइजनिंग को लेकर, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो हुआ क्या है, लगभग 500 स्टूडेंट्स हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी के। अब ये बीमार पड़े तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर कुछ लोगों को उनके बेटर ट्रीटमेंट के लिए निज़ामाबाद शिफ्ट किया गया। अच्छा हुआ क्या था, तो यहाँ पे बताया जा रहा है फूड पॉइजनिंग की वजह से यहाँ पर इनको एडमिट किया गया है। फूड पॉइजनिंग हुई कैसे, तो उसके पीछे का रीज़न बताया गया, फ्राइड राइस खाए हैं। फ्राइड राइस जो कि एक तरीके से उसमें सड़े अंडे भी थे और उसी की वजह से यहाँ पे फूड पॉइजनिंग डेवलप हुआ और उसी की वजह से इनको आज ये ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। तो फूड पॉइजनिंग जो है अपने आप में देखो एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है जो कि लगातार न्यूज़ में रहता ही रहता है। और फिर जब बात आती है फूड की, तो हम लोग फूड क्यों कंज्यूम कर रहे हैं। फूड बेसिकली हमारी बॉडी को रिचार्ज करेगा, है ना, हम लोग को एनर्जी देगा, एज अ फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारे बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो फूड आज के टाइम पर जो कंजम्पशन है ना वो थोड़ा सा बेकार होता जा रहा है। जंक फूड का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तला भुना का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तला भुना चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादातर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और इसी की वजह से देखो बहुत सारे हेल्थ के ऊपर बुरे बुरे इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ फूड पॉइजनिंग है, इसके अलावा और भी बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं। अभी मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट डिस्कस की थी, उसका थंबनेल भी लगाया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट थी, जिसमें मेंशन किया था उन्होंने कि इंडिया के अंदर जो वेट है लोगों का वो इंक्रीज़ हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तली भुनी चीज़ें की जो है कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वो रिपोर्ट मैंने बाकायदा आपके साथ में डिस्कस की थी, उसका थंबनेल भी लगा रखा है मैंने। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताया, फूड हम लोग कंज्यूम करें ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप रहे, हम लोग बीमारियों से लड़ सकें। इसी वजह से बोला जाता है कि देखो ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइट फूड और राइट टाइम पर कंज्यूम करो, सही खाना खाओ और सही समय पर यहाँ पे अपना खाना खाओ। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है, कभी कभी होता क्या है, जो खाना है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं, फूड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकल जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं,
तो ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, उसके बाद फंजाई हो गया, एल्गी, उसके बाद प्रोटोजोआ, वायरसेस, ये सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जब फूड के ऊपर ग्रो हो जाते हैं और वो फूड अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम कर लेता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में गए और फिर उसके बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गए और फिर क्या करते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं, बहुत सारा जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है ना, फूड पॉइजनिंग आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के कई सारे कारण आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना। बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे केसेस निकल कर आते हैं। साल्मोनेला भी रिसेंटली चर्चा में था। कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो सबसे जो मेजर कॉज वाला बैक्टीरिया है वो आपको साल्मोनेला देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा होता है। फूड के ऊपर ये बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है, फिर ये बॉडी के अंदर पहुँचेगा तो इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। देन उसके बाद यहाँ पर एक बैक्टीरिया है कैम्पाइलोबैक्टर, फिर उसके बाद में है क्लॉस्ट्रीडियम, ये भी यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के काफ़ी बड़े कारण बनते हैं। देन बैक्टीरिया के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे वायरस जो है, ये भी काफ़ी बड़ा कारण बनता है। वायरस की जब हम लोग बात करते हैं तो वायरस में नोरो वायरस, सैपो वायरस, रोटा वायरस, रिसेंटली रोटा वायरस चर्चा में था, एस्ट्रो वायरस, ये कुछ वायरसेस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो ये फूड पॉइजनिंग होती है। और वायरस की वजह से फूड पॉइजनिंग जो होती है वो बेसिकली मतलब काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ख़तरनाक होती है। इसकी वजह से यहाँ पर इंसान की जान भी चली जाती है। जो शिगेला बैक्टीरिया वाला केस था वो तो आपने ये देखा है ना। फिर एक वायरस वाला केस निकल कर आया था, रोटा वायरस वाला केस, उसमें भी यहाँ पर उस व्यक्ति की जान चली गई थी। तो इस प्रकार के केसेस हम लोग देख पाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते क्या हैं। देखो, जैसे ही किसी इंसान को फूड पॉइजनिंग होता है तो उसका शरीर जो है वो काफ़ी कमज़ोर होने लगता है। सर में दर्द, नौसिया, डायरिया, वॉमिटिंग, ठीक है, पेट में दर्द और बुखार, भूख न लगना, इस प्रकार के ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं फूड पॉइजनिंग के अंदर में। आप कोई ट्रीटमेंट वगैरह है, देखो ट्रीटमेंट है, आप लोग यहाँ पे जो अपनी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको वापस से रीगेन करो। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी की जब सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं तो उसको वापस से रीगेन करना है। देन उसके बाद में हो क्या सकता है, यहाँ पे आपको बहुत सारा वाटर कंज्यूम करना है। देन उसके बाद में सीरियल, टोस्ट, राइस, बनाना, इन प्रकार की चीज़ें की तरफ आप थोड़ा सा जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। ये आपको फूड पॉइजनिंग देखने को मिल जाता है। फूड पॉइजनिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ था, हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इस वजह से एक आर्टिकल भी था, तो मैंने सोचा आपके साथ में आज ये टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। साथ ही साथ में अवेयरनेस का भी काम हो जाएगा और हमारा टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर करो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करो। और एक बात ध्यान रखना, आपकी जो मतलब बॉडी है या फिर आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो बेसिकली उसके ऊपर फूड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप लोग एक अच्छा फूड को कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक अच्छा फूड का कंजम्पशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर जंक फूड वगैरह है तो बॉडी को इतना सपोर्ट करेगा नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस वजह से बोला जाता है कुछ रॉ फूड वगैरह आप कंज्यूम करो, यानी डाइट के अंदर कुछ ना कुछ रॉ फूड तो होना चाहिए। रॉ फूड मतलब कच्चा, जैसे स्प्राउट्स वगैरह हो गए, स्प्राउट्स वगैरह आपने करे, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको थोड़ा सा बॉईल कर लो, है ना। बॉईल करने के बाद में यहाँ पे उसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं वही चीज़ यहाँ पे बॉडी के ऊपर दिखती है, ये भी ध्यान रखना। और जो स्लीप कोटा होता है इंसान का वो भी यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है। आज बहुत ज़्यादा सो रहा है इंसान या फिर बहुत कम सो रहा है, तो बहुत कम सो रहा है उस चीज़ को भी आगे मेंटेन किया जा सकता है। कम नींद भी मेंटेन की जा सकती है, लेकिन वो चीज़ें किस चीज़ के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर। एक अच्छी डाइट होगी तो बहुत कुछ मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब देखो यार, फ्रंट पेज पर आज कुछ भी खास नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया गया श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में, श्रीलंका के प्रेसिडेंट तो आ ही चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे श्रीलंका के पीएम के बारे में चर्चा की गई है। अब पीएम आ चुके हैं जिनका नाम है दिनेश गुणवर्धना, ठीक है ना। तो अगेन ये आपको हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद सीबीएसई का रिजल्ट आया, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेशनल फिल्म अवार्ड को लेकर जहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये आर्टिकल जो है आज का फ्रंट पेज जो है वो हमारे काम का है नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ना यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिल जाता है, ये वाला। क्या मेंशन किया गया, हमारे पीएम मोदी ने कल एक ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए यहाँ पे सभी इंडियंस से बोला कि आप जो हमारा फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसको लहराओ अपने घर पर। और आपको पता होगा अभी जो 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त पर एक हर घर तिरंगा इनिशिएटिव को चलाया जा रहा है, यानी कि हर एक घर के अंदर जो व्यक्ति है वो तिरंगा को लहराएगा। इस प्रकार से इनिशिएटिव हम लोग लेकर चल रहे हैं। और इन्हीं जो ये ट्वीट के लगातार बहुत सारे ट्वीट आए थे,
इसी ट्वीट की सीरीज़ में एक ट्वीट यहाँ पे आता है, ये भी है कि नेशनल फ्लैग को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था 1947 में, उसकी एनिवर्सरी भी हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं और उसी के बेसिस पर हम लोग हर घर तिरंगा मूवमेंट को भी चला रहे हैं, जहाँ पे हमारा जोर ये देना है कि हम लोग हर घर में जो है एक तिरंगे को लहरा सकें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हर घर तिरंगा एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अभी जो वेबसाइट है हर घर तिरंगा, इन्होंने क्या किया, जो भी यूज़र्स हैं वेबसाइट्स के, उनसे बोला कि आप नेशनल फ्लैग को अपने घर पे लहराओ और अपनी लोकेशन को पिन कर दो। और फ्राइडे में हमने देखा दोपहर तक लगभग 1.4 लाख के आसपास जो फ्लैग्स हैं वो पिन कर दिए गए थे, वो लोकेशन पिन कर दी गई थी। तो ये बोला जा रहा है काफ़ी सारी जगह पर तिरंगा लहराया जा रहा है। बट हमारा जो गोल है अभी तो देखो 1.4 लाख ही पहुंचा है, जो हमारा गोल है वो है 5 करोड़ पिन्स के आसपास का, कि 5 करोड़ पिन तो आने चाहिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे आपको इस आर्टिकल के रिगार्डिंग देखने को मिल जाती है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा कुछ यहाँ पे याद रखने वाली इन्फॉर्मेशन है नहीं। बस खाली एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ, वो ये है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको किसने डिज़ाइन किया है, उन व्यक्ति का नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है, याद रखना। काफ़ी बार ये न्यूज़ में आ चुका है, अभी वो व्यक्ति रिसेंटली चर्चा में थे, मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया था। तो उनका नाम क्या है नीचे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो, ठीक है ना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन ये बात ध्यान रखना 13 से 15 अगस्त के बीच में ये हर घर तिरंगा इनिशिएटिव को और ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में लेकर आया जाएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, याद नहीं रहता आप लोगों को, वीडियो सुनते सुनते जब चले जाते हो एक फोकस बना रहता है, तो मैं बीच में याद दिला देता हूँ। वीडियो को लाइक करके एक सपोर्ट कर सकते हो, साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे। ये इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव एजुकेशन, जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना नाम, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। नाउ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आता है ये वाला, पेज नंबर 9 पे आपको ये वाली न्यूज़ मेंशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे बात की गई है प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में। अब हम लोग समझेंगे प्राइवेट मेंबर की बिल क्या होता है, पब्लिक मेंबर बिल क्या होता है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। हुआ क्या है कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं, अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कुछ प्राइवेट मेंबर्स बिल के अगेंस्ट में, ऐसा हुआ है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये बात है कल की, फ्राइडे की। आप लोग यहाँ पे राज्यसभा का ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब ये अच्छा राज्यसभा का पिक्चर है, तो आप लोग कहोगे कि हाँ ठीक है, आपने यहाँ से देख के बता दिया राज्यसभा का है, यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है पढ़ के बता दिया। अच्छा एक चीज़, अगर यहाँ पे राज्यसभा ना लिखा हुआ होता तो क्या आप लोग यहाँ पे बता सकते थे कि हाँ ये राज्यसभा का चैम्बर है जो कि इस पिक्चर में दिख रहा है ना। चलो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे मैं आपको साथ ही साथ में बता देता हूँ, क्या आप लोग बता सकते थे कि ये जो चैम्बर है राज्यसभा का है? अगर ये सिर्फ पिक्चर दिखाया जाए तो बहुत सारे लोग बता देते कि हाँ सर ये राज्यसभा का चैम्बर है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सेम टू सेम तो लोकसभा का होता है। देखो क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो आपको कारपेट दिख रहा है ना, ये कारपेट रेड कलर का है, तो रेड कलर का कारपेट राज्यसभा में होता है। लोकसभा में जो कारपेट होता है नीचे बिछा हुआ वो ग्रीन कलर का होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, ध्यान रखने ना। लोकसभा का जो कारपेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, राज्यसभा का जो कारपेट होता है वो रेड कलर का होता है। आर से राज्यसभा, आर से रेड कारपेट, ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। देखो हुआ क्या कि राज्यसभा में एक मेंबर हैं, उन्होंने क्या किया, एक बिल को लेकर आए जिसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जा रहा है। वो बिल किस चीज़ को लेकर था? वो ये था कि जो द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का, इसको रिपील कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करने के लिए, इसको हटाने के लिए यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल आया। और जैसे यहाँ पर ये बिल आया तो जो अपोजिशन पार्टीज़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पे ये बिल पास नहीं होगा, इस बिल के ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया जाएगा, और इस बिल को आगे मूव किया भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो ये बिल को लेकर आए थे वही बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। ये बिल मूव किया गया था बीजेपी मेंबर हरनाथ सिंह यादव के थ्रू, बट यहाँ पे वो एक तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए आगे, क्योंकि वो जो मेंबर थे वो एब्सेंट थे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके बारे में। अब अगर आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, तो एक वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पर डाल रखा है। आप लोग टाइप करोगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दीपक यादव, तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। अभी आपने ये समझ लिया, चलो मैं आपको फिर भी एक छोटे से फॉर्म में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चर्चा की गई है। ये जो 1991 के अंदर ये एक्ट लेकर आया गया था, ये क्यों लेकर आया गया था? क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी रिलीजियस प्लेसेस को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे थे। तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया। इसके अंदर क्या बोला गया? इसके अंदर यहाँ पे ये बोला गया कि देखो 15 अगस्त 1947, क्या 15 अगस्त 1947, ध्यान रखना ये बात,
जब देश आज़ाद होता है, देश के आज़ाद होने के टाइम पर इस तारीख को जहाँ पर मंदिर था या जहाँ पर मस्जिद था या जहाँ पर चर्च था, यानी जिस भी प्लेसेस पर जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे वो 15 अगस्त 1947 में जैसे भी थे उसके बाद वैसे ही रहेंगे। ये बात यहाँ पे इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर बोला गया था। ठीक है ना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या बोलता है कि आज़ादी के टाइम पर जिस जगह पर मंदिर था, जिस जगह पर मस्जिद था, जिस जगह पर जो भी रिलीजियस प्लेसेस आते हैं, जिस जगह पर थे वो एज इट इज़ रहेंगे, उनको यहाँ पे हटाया नहीं जाएगा। ठीक है। उससे पहले मंदिर मस्जिद को लेकर बहुत सारे इशू चल रहे थे, है ना। तो इसी के लिए यहाँ पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस एक्ट के अंदर में एक एक्सेप्शन रखा गया था। वो जो बाबरी मस्जिद वाला केस है वो बेसिकली इसके अंदर एक एक्सेप्शन में था, एक अपवाद था। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बिल आया था, ये बिल को आगे मूव नहीं किया गया। उसके बाद एक और बिल यहाँ पर आया था, उसके बारे में चर्चा की गई है और उसको भी मूव नहीं कर पाए। जो दूसरा बिल यहाँ पे लेकर आया गया वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यानी देश भर में देखोगे अलग अलग रिलीजियस लॉस के हिसाब से काम चलता है। यानी मैरिजेस जैसे होती हैं, शादियां होती हैं, डाइवोर्स होता है, वो सब यहाँ पे अलग अलग लॉस के हिसाब से होती हैं। हिंदू लॉस अलग, मुस्लिम लॉस अलग, सब अलग अलग लॉस यहाँ पे देखने को मिलते हैं सभी के रिलीजन्स के अंदर। तो होता क्या है यहाँ पर कि बोला गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, ये सारे लॉ यहाँ पे फिर काम नहीं करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के आगे। जितने भी केसेस निकल कर आएंगे उन सभी को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड से देखा जाएगा। एक ही मतलब लॉ होगा, एक ही कानून होगा सभी लोगों के लिए। तो इसको लेकर भी यहाँ पर एक बिल लेकर आया गया था बीजेपी मेंबर के थ्रू, बट हुआ क्या, इसको भी आगे मूव नहीं कर पाया क्योंकि मेंबर जो है ये प्रेजेंट थे नहीं हाउस के अंदर। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में एक और बिल लेकर आया गया था, ये अलग अलग बात की जा रही है। ये बिल था बेसिकली जो होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनको यहाँ पे एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए जो होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं। तो इस बिल को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आने के बारे में चर्चा की गई। जो राज्यसभा यहाँ पे डिस्कशन किया गया राइट टू हेल्थ बिल 2021 के बारे में बोला गया। ये जो बिल है इसका मकसद है, इसका उद्देश्य यह है कि ये फंडामेंटल जो राइट है हमारा, एक तरीके से हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है जो हेल्थ का, वो बेसिकली सभी सिटीजन्स को मिलना चाहिए। सभी सिटीजन्स की जो हेल्थ है उसको लेकर वर्क करना चाहिए। ठीक है ना। तो वो उसको लेकर एक बिल के बारे में चर्चा की गई है। तो अलग अलग बिल्स लेकर आए जा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिल्स के बारे में चर्चा की गई है। तो आप लोग ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना है आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन हुआ क्या, काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट हो रहा है आज के टाइम पर, इस पूरे सेशन के अंदर में ये हमने देखा। और फिर उसके बाद खासकर जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में चर्चा की गई है वो दो बिल के बारे में चर्चा की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने के लिए बिल लेकर आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों आगे मूव नहीं हो पाए। रीज़न क्या था मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अब ये बिल कौन से थे, ये थे प्राइवेट मेंबर बिल। एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है और एक होता है पब्लिक बिल। तो पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर्स बिल में क्या डिफरेंस होता है, आओ उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इस वाले पिक्चर को देखो, इस वाले पिक्चर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आराम से सिंपल से शब्दों में क्लियर हो जाएंगी। जब हम लोग बात करते हैं पब्लिक बिल की तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर बाय अ मिनिस्टर। ठीक है ना। पब्लिक बिल को एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। यानी एमपी तो यहाँ पे एक तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। तो पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर के थ्रू, लेकिन प्राइवेट बिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस तो करता है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होता, अदर देन अ मिनिस्टर। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो पब्लिक बिल ज़्यादातर आप देख पाओगे जो रूलिंग पार्टी है, जैसे करंट टाइम पर बीजेपी है, तो यहाँ पर इनकी पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ज़्यादातर यहाँ पे रूलिंग पार्टी लेकर आती है इन पब्लिक बिल को। प्राइवेट बिल की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर ये अपोजिशन पार्टी की साइड से ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो पब्लिक मैटर्स पर अपोजिशन पार्टी इस प्रकार से बिल लेकर आती है, जो प्राइवेट बिल देखने को मिलता है ज़्यादातर। देन उसके बाद में जो पब्लिक बिल होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यह पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव हो ही जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, हायर चांसेस होते हैं। लेकिन प्राइवेट बिल के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पर कि ये अप्रूव हो पाएगा, इसको अप्रूवल यहाँ पर प्रॉपरली मिल नहीं पाता। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, अब मान लो ये जो बिल है लोकसभा से पास होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा से पास होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन काफ़ी बार होता है कि लोकसभा में तो पास हो जाता है, राज्यसभा में यहाँ पे पास होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बिल्स को। ठीक है ना। ये हम लोगों ने हमेशा से देखा है। अब ज़्यादातर केसेस में जो यहाँ पे प्राइवेट बिल आपको देखने को मिलता है, ये लोकसभा से ही पास नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने देखे हैं। अच्छा एक चीज़ और ये देखो,
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लो यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल गया हाउस की साइड से। अगर कोई पब्लिक बिल है, यहाँ पे क्या है पब्लिक बिल, कोई पब्लिक बिल है, इसको हम लोग पास कर रहे हैं, अब मान लो वो लोकसभा से ही पास नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ पे ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार का जो कॉन्फिडेंस है वो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत डाउन देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को रिज़ाइन करने में मजबूर कर सकता है। जो गवर्नमेंट है वो इससे यहाँ पर एक तरीके से रिज़ाइन कर सकती है अगर ऐसा होता है तो। अगर एक बिल जो है वो लोकसभा से भी पास नहीं हो पा रहा है, जो खासकर पब्लिक बिल है, लेकिन यहाँ पे कोई इसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, चाहे पास हो चाहे ना पास हो। अपोजिशन पार्टी पास कर रही है, इससे यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई यहाँ पर रेजिग्नेशन वगैरह किसी सरकार का नहीं होने वाला। लेकिन इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो पब्लिक बिल है ये पास हो ही जाना चाहिए, नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि भाई पार्लियामेंट के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है सरकार का। तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को रिज़ाइन करना भी पड़ सकता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि जो पब्लिक बिल होता है इसका जो इंट्रोडक्शन किया जाता है हाउस के अंदर, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है 7 दिन के नोटिस की, यानी 7 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा पब्लिक बिल के लिए। और प्राइवेट बिल के लिए यहाँ पे जो इसका इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि इसमें एक नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है लगभग 1 मंथ की, 1 महीने पहले यहाँ पे आपको एक नोटिस यहाँ पे देना पड़ता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, पब्लिक बिल के अंदर 7 डे नोटिस की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर में लगभग 1 महीने की नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के बीच का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ना। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नीचे ही एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर आने वाले टाइम पर कोई ना कोई एडिटोरियल पब्लिश हो। सऊदी और यूएई ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत सारे इंडियन वर्कर्स जाते हैं काम करने के लिए, बट हुआ क्या है सऊदी और यूएई के अंदर यहाँ पे एक बुरी सिचुएशन देखने को मिली है कि बहुत सारे इंडियन वर्कर्स की डेथ हुई है। अब देखो सऊदी यूएई ये बेसिकली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अरब देश आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन वर्कर्स भी आपको देखने को, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर खासकर बहुत सारे इंडियन वर्कर्स जाते हैं काम करने के लिए। बट जब आप लोग देखोगे सऊदी और यूएई का यहाँ पर डेटा दिया गया, बोला गया सऊदी के अंदर लगभग, सऊदी अरेबिया के अंदर साल 2020 के अंदर 3753 इंडियन वर्कर्स की जान गई थी। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन यहाँ पे जो क्राइसिस है ये बना हुआ है। और हमने देखा पेंडेमिक के टाइम पर तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जिसकी वजह से जो है वर्कर्स की और भी ज़्यादा डेथ हुई हैं। और वही सिमिलर केस हमने यूएई में भी देखा। तो जब आप लोग यूएई को देखते हो तो यूएई के अंदर भी लगभग यहाँ पे 2454 इंडियन लेबर्स की जान गई थी। और फिर उसके बाद बीच में ये मतलब 2019 में ये 1700 के आसपास थी, 2020 में ये 2000 क्रॉस कर दिया और 2021 में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2021 में यूएई के अंदर लगभग 2714 इंडियन वर्कर्स की जान गई है, इंडियन लेबरर्स की जान गई है। तो ये बेसिकली एक डेटा है छोटा सा, बस छोटा सा ही डेटा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके अलावा कोई भी बाकी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी इसके ऊपर क्वेश्चन बने। बट अभी यहाँ पे एक टर्म चर्चा में आई थी, एक फुल फॉर्म चर्चा में आई थी, एक बॉडी चर्चा में आई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बेसिकली आप लोग देखोगे तो सारी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनमें से मेजर गल्फ कंट्रीज़ का पूरा एक ग्रुप देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में, ताकि जो भी इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में सोशल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और कल्चर को लेकर कोऑपरेशन किया जाए। अच्छा, कौन कौन से इसके मेंबर देखने को मिलते हैं, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के आपको 6 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। यूएई हो गया, फिर उसके बाद में बहरीन, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, फिर ओमान, फिर कतर और उसके बाद यहाँ पर छठा कुवैत। तो ये यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं। ध्यान रखना क्योंकि यूपीएससी इसको लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है। साल 2016 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर इन सभी देशों में से कौन सा मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, फिर ओमान, कुवैत। तो सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत ये तो तीनों मेंबर है, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ईरान, ठीक है ना। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में। कुछ डिटेलिंग्स मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ जो कि आपके पास में रखा हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ जो क्वेश्चन है वो भी बन सके।
तो इसको लेकर आपके पास में कुछ डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि अपने पास में स्टोर करके रखना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कुछ भी लिखने को आता है तो आप आराम से यहाँ पे वो डेटा पुट डाउन कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया। आर्टिकल के अंदर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2050 तक जो ज़्यादातर नए पैसेंजर्स की व्हीकल्स होंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकते हैं, यानी 2050 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बेसिकली आज के टाइम पर तो देखो बहुत कम व्हीकल्स की सेल देखने को मिलती है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की। हमारा टारगेट ये है कि हम 2030 तक 30% नए इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल करें और 2050 तक 75% नए व्हीकल्स को बेचें। और वो जो नए व्हीकल्स होंगे ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, चाहे वो स्कूटर्स हों या फिर 3 पहिए की गाड़ी हो, वो सब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक स्टडी की गई है CEEW के थ्रू, यानी काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के थ्रू, कि 2050 तक हमें क्या करना है, हम हो सकता है कि जो नए व्हीकल्स को बेचेंगे उसमें 75% जो व्हीकल्स, 75% जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। अब इसके लिए ऐसा नहीं अपने आप काम हो जाएगा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ज़रूरत है साथ में आएँ और इन्वेस्ट करें इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट क्या सिर्फ व्हीकल्स को बनाने में करना है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो व्हीकल्स अगर बन भी जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनको चार्जिंग करने की। अब चार्ज करने के लिए इसके लिए स्टेशंस को बनाया जाता है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि चार्जिंग स्टेशंस की बहुत भारी भरकम कमी है। जब आप लोग हमारे पड़ोसी देशों से कंपेयर करोगे, चाइना से देखोगे, तो चाइना के अंदर बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिलते हैं, बट इंडिया के अंदर चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आना है साथ में, चार्जिंग स्टेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को इम्प्रूव करना है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक तरीके से किक मिले और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बिक्री है वो बहुत तेज़ी से बढ़े। फ़ायदा बहुत सारा होगा, ये तो आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। ठीक है ना। प्लस जो पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। तो ये कुछ आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोगों ने करंट न्यूज़ पढ़ ली है। देखो ये डेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास में लिख के रख लेना, ठीक है, या फिर आपको PDF के अंदर ये प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अच्छा हाँ, देखो यार बहुत सारे लोग बोलते हैं PDF के अंदर ये सारे नोट्स नहीं है। देखो यार सभी कुछ अवेलेबल है, मैंने खुद अपने हाथ से यहाँ पे PDF क्रिएट करके भेजा है, रोज़ाना भेज रहा हूँ, तो मुझे पता है सभी कुछ मैंने डाल रखा है PDF के अंदर। तो PDF के अंदर ये आर्टिकल भी मिलेगा, आर्टिकल के बराबर में आपको इस प्रकार से सिंबल भी मिलेगा। करना क्या यार, इसको ओपन कर लेना एडोब एक्रोबैट में, ठीक है ना। तो मुझे खुद यहाँ पे PDF क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि आप देखो जो डायरेक्ट न्यूज़पेपर है ना, ऑफिशियल न्यूज़पेपर, ये सेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे चैनल पर देख लेते होंगे कि सेंड किया जाता है, बट यहाँ पे सेंड नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा ये चीज़ें सही नहीं है। और न्यूज़पेपर बेसिकली द हिंदू की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको दूंगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है इनके रेवेन्यू के ऊपर एक बहुत डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो आप लोग कर भी सकते हो यार कि मतलब एक न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लेने में कुछ नहीं जा रहा है, आप आराम से ले सकते हो। द हिंदू का ले लो या इंडियन एक्सप्रेस का ले लो, वैसे या फिर नहीं भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको PDF के अंदर मैं सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दे रहा हूँ, प्लस जो न्यूज़पेपर है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनना है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से PDF को डाउनलोड करो और उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालो और नोट्स बनाओ बेफिक्र होके, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदारी मेरी है तो मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। आगे आते हैं, अब चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, इंडिया जो है 5वां लार्जेस्ट कार मार्केट है पूरे दुनिया भर के अंदर। अब ये जो कार मार्केट है ना, इसका जो फ्यूचर है वो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला फ्यूचर बनाना है, जिसको लेकर हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन करेंट टाइम पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर में। वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो चैलेंजेस भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। देखो सबसे पहली चीज़, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक पुश मिला है ना, ये किस बेसिस पर मिला है कि लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, गर्मी बढ़ रही है, कार्बन एमिशन हो रहा है। तो इसमें एक सबसे बड़ा रोल ट्रांसपोर्ट सेक्टर का भी है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भी ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से दुनिया भर की कंट्रीज़ ने फोकस किया कि चलो हम लोग क्यों ना इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करें। ऐसी गाड़ी बनाए जो कि बिजली से चले, उसको चार्ज करो और चलाओ, कोई तेल नहीं जलेगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई डीजल पेट्रोल नहीं जल रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया। फिर अगर हम लोग करेंट टाइम पर देखें तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने डेवलप कर लिया है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में। लगभग आप कह सकते हो कि मान लो
हर एक 100 कार बिक रही हैं, 100 कार बिक रही हैं, तो उन 100 कार में से लगभग 2 कार जो आज बिक रही हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बिक रही हैं। और स्कूटर्स भी करेंट टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, जिसको हमें और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़रूरत क्या है, बिल्कुल ज़रूरत है। इंडिया के अंदर देखो हमें ज़रूरत है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति लेकर आई जाए, और वो काम बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से ही किया जा सकता है। जो भी एयर पोल्यूशन वाली जैसी सिचुएशन है वो सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। फिर इसी चीज़ को देखते हुए भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कैंपेन को सपोर्ट किया। इंडिया और यहाँ पे इंडिया के साथ साथ कुछ और देश भी आए जिन्होंने यहाँ पर दुनिया भर में जो EV30 कैंपेन है इसको बनाया। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल 30 क्या है इसको समझना। इसका उद्देश्य यह है कि हम लोग को साल 2030 तक 30% न्यू व्हीकल्स को जो बेचना है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। इसी वजह से इसको 30 बनाया गया कि साल 2030 तक लगभग 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नई सेल्स को इंक्रीज़ करना है। तो आने वाले टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, इसके ऊपर हमें काम करना है। और रिसेंटली आपको पता होगा ग्लासगो समिट हुआ था जहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा की गई थी। भारत वहाँ पे एक कमिटमेंट करके आया, वादा देख करके आया है किस चीज़ को लेकर, कि हम लोग पोल्यूशन को कम करेंगे। 2030 तक हम लोग 1 बिलियन टन तक का कार्बन एमिशन रिड्यूस कर देंगे, है ना। 2070 तक हम लोग यहाँ पे नेट ज़ीरो एक तरीके एरिया पे पड़ जाएंगे, मतलब कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की। क्लियर हुआ। ये तो बात होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, प्लस यहाँ पे उसको लेकर कुछ डेटा कि क्या इसका यूज़फुलनेस हो सकता है। बट अब हम लोग बात करते हैं इसी पर्टिकुलर सेक्टर के चैलेंजेस के बारे में, क्या क्या परेशानियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात देखो, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपसे क्वेश्चन जो बन सकता है, पॉसिबिलिटी जो है, अगर आप लोग प्रीवियस और क्वेश्चन को एनालाइज करते हो तो क्वेश्चन यहाँ पे चैलेंजेस को लेकर बनने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो इंडिया की जब आप लोग बात करोगे ना, तो इंडिया के अंदर हम लोग जो बैटरीज़ को आज के टाइम पर बना रहे हैं वो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कहीं पर भी जो बैटरीज यूज़ हो रही हैं वो यहाँ पे लिथियम आयन वाली बैटरीज़ हैं। और आपको पता है हम लोग लिथियम जो है ना वो दूसरे देशों से परचेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर, उनसे उस लिथियम को परचेज़ किया जाता है। अगर गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया ने साल 2021 में लगभग $1 बिलियन का लिथियम आयन सेल्स को इंपोर्ट किया है। इतना पैसा हमने खर्चा था, 7,500 करोड़ रुपए के आसपास हम लोगों ने खर्चे हैं लिथियम आयन सेल्स को परचेज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों के ऊपर। इंडिया के अंदर लिथियम का प्रोडक्शन ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और बैटरीज़ के अंदर क्या डालना है, लिथियम डालना है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर हमारे लिए आ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या है, कंज्यूमर रिलेटेड इशूज़। जब आप लोग 2018 में देखोगे, मैं आपको 2018 की सिचुएशन बता रहा हूँ। 2018 में क्या था, इंडिया के पास में सिर्फ और सिर्फ 650 चार्जिंग स्टेशंस हुआ करते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ से जब हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जब आप लोग नेबरिंग कंट्रीज़ को देखोगे, पड़ोसी देशों को, तो इनके पास 2018 में भी बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिला करते थे। बट आप देखोगे इंडिया काफ़ी पीछे था, और इंडिया में करेंट टाइम पर भी जो चार्जिंग स्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसको हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है, जो कि इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में आना होगा और चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंक्रीज़ करना होगा। क्लियर हो गया। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड लेबर। भारत के अंदर टेक्नोलॉजी की काफ़ी बड़ी कमी है, और जो स्किल्ड लेबर होती है इसकी भी काफ़ी बड़ी कमी आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल सिनेरियो देखें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है वो बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर तो मेजर तरीके से डिपेंडेंट है। वो 2 मेजर चीज़ें क्या क्या हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं, बैटरीज़ और सेमीकंडक्टर्स। अब आप क्वेश्चन देखोगे, ये बैटरीज़ और सेमीकंडक्टर, ये 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बैटरी की सिचुएशन मैंने आपको बता ही दी है कि जो लिथियम आयन सेल्स है उसको हम लोग यहाँ पे मंगा रहे हैं। साल 2021 के अंदर हम लोगों ने $1 बिलियन खर्चा था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर जो है ये ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है जो कि हर चीज़ के अंदर है। करेंट टाइम पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के अंदर आपको सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा। क्या इंडिया बना लेता है सेमीकंडक्टर? नहीं, हम लोग सेमीकंडक्टर को परचेज़ करते हैं बहुत सारी जगह से।
ठीक है ना, ताइवान से और भी बहुत सारे यहाँ पे कंट्री से लिया जाता है। सेमीकंडक्टर के जो एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोड्यूसर है ना दुनिया भर में, वो कुछ ही कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो इंडिया के अंदर इन्हीं दोनों चीज़ों की काफ़ी बड़ी कमी है और इस इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस हमारे लिए देखने को मिल जाता है। आई होप आपको एक क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल चुकी होगी। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ पेज नंबर 11 दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, आज वर्ल्ड सेक्शन पर कुछ नया आया है, वरना तो सब कुछ पुराना ही पुराना चल रहा था। यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद श्रीलंकन क्राइसिस, बट आज कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, रशिया यूक्रेन ने एक तरीके से एक डील कर ली है, सील ग्रेन एक्सपोर्ट डील। अब इस डील को करवाया किसने, यहाँ पे आप देख पाओगे यूनाइटेड नेशन भी है और टर्की के लीडर भी बैठे हुए हैं। टर्किश प्रेसिडेंट हैं और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या करवाया है, डील को करवाया। इससे फ़ायदा होगा दुनिया भर की कंट्रीज़ को। क्या फ़ायदा होगा, एक एक करके कवर करते हैं। तो यहाँ पे यूक्रेन और रशिया, इन्होंने फ्राइडे में एक अग्रीमेंट को प्लान किया और वो जो अग्रीमेंट है वो टर्की और यूएन के सामने अग्रीमेंट किया जा रहा है। इस अग्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि जो ब्लैक सी है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी से ग्रेन को एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो कि खासकर आप कह सकते हो ग्रेन यानी जो हमारे अनाज होगा या फिर वीट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। गेहूं के सबसे बड़े प्रोड्यूसर रशिया और यूक्रेन देखने को मिलेंगे। अभी क्या हुआ, पेंडेमिक के टाइम पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि पेंडेमिक कह रहा हूँ, ये रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि यहाँ से गेहूँ निकला नहीं। अब निकला नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचा नहीं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप कह सकते हो बहुत अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी वीट को लेकर, और बहुत सारे देशों के अंदर जहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा भुखमरी है, उन्होंने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो फोकस ये है कि भाई रशिया यूक्रेन एक वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर हैं वीट के, तो इनको ये जो गेहूँ है उसका एक्सपोर्ट नहीं रोकना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप बेस्ट कह सकते हो जो एक्सपोर्ट है उसको किया जाएगा, उसको नहीं रोका जाएगा। जो एक्सपोर्ट रुका हुआ था वो बेसिकली होगा। होता क्या, यूक्रेन से बहुत सारा गेहूँ निकल कर आता है, अब वो ब्लैक सी के माध्यम से आता है। डर ये था कि रशिया अगर उन पर अटैक कर दे जहाज़ों के ऊपर, तो क्योंकि काफ़ी अटैक चल रहे थे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक डील है जिसमें यहाँ पे यूक्रेन की साइड से ये जो जहाज़ हैं वो यहाँ पे गेहूँ लेकर निकलेंगे और एक तरीके से रशिया कुछ नहीं कहेगा और ये जो गेहूँ है वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचेगा। तो आप कह सकते हो 5 महीने हो चुके हैं रशिया यूक्रेन को लड़ाई करते करते। उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पहली एक डील देखने को मिली है, जो कि एक नेगोशिएशन है और जो कि बहुत अच्छा नेगोशिएशन है, जो कि बहुत सारे देशों को उनकी प्रॉब्लम से निकाल सकता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको बताया इस डील के अंदर क्या बोला गया है, जो यूनाइटेड नेशन है और टर्की है, इन्होंने मीडिएशन किया है, इन्होंने यहाँ पर बिचौलिया का काम किया है। इन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया एक सेफ़ कॉरिडोर। अब वो जो सेफ़ कॉरिडोर बनाया गया, मैंने आपको बताया ब्लैक सी से जो ये जहाज़ निकल कर आने हैं, तो उसी सी के अंदर एक सेफ़ कॉरिडोर बनाया गया जहाँ से यूक्रेन के जहाज़ निकल कर आएंगे और बेसिकली यहाँ पे रशिया कोई भी अटैक नहीं करेगा, जिससे यहाँ पे आप कह सकते हो सिचुएशन सही हो पाएगी। होगा क्या, सिचुएशन क्या सही हो पाएगी, तो यहाँ पे मिस्टर गुटेरेस का कहना यह है कि इससे बहुत सारे देश जो कि आज के टाइम पर बैंकरप्सी के अंदर आ चुके हैं, उनके पास मतलब दिवालिया निकल चुका है, उनका सिचुएशन इतनी ख़राब है, लोग मतलब भूखमरी से मर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा जब ये गेहूँ इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से जैसे जैसे ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है, एक तरीके से जो प्राइस वगैरह वो भी थोड़े से यहाँ पे डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। प्लस यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे देशों ने बहुत प्रॉब्लम फेस करी है पिछले 5 महीने के अंदर। यहाँ पे आप कह सकते हो मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस हुए, हज़ारों लोगों की जान गई, हज़ार लोग यहाँ पे कहाँ से कहाँ पहुँच गए कुछ नहीं पता चला। लेकिन इसमें ही एक सबसे बड़ा क्राइस आया था खाने को लेकर। जो बड़े बड़े ग्रेन प्रोड्यूसर्स हैं ये लड़ रहे हैं दोनों आपस में, तो दुनिया भर में कहाँ से खाना पहुँचेगा। बट अब यहाँ पे ये एग्रीमेंट है जिसके बेसिस पर ये काम हम लोग करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ पे एक अच्छे से चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब मैं थोड़ा आपको मैप दिखाता हूँ, मैप के थ्रू चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास कौन से देश हैं, ऊपर बुल्गारिया है, इधर यहाँ पे टर्की है, दैन इधर रोमानिया, दैन इधर यूक्रेन, दैन इधर रशिया, दैन जॉर्जिया। ब्लैक सी की बाउंड्रिंग कंट्रीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत चर्चा में आपकी बार। यूक्रेन का इधर ओडेशा पोर्ट है। अब यहाँ से क्या होता है, जहाज़ निकलते हैं गेहूँ लेकर और यहाँ से निकलते हुए सी ऑफ मरमरा से निकलकर इस प्रकार से एजेंसी से निकलकर इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं। बट होता क्या है
कि अभी यहाँ पे अटैक चल रहा होता है। ये जो क्रीमिया वाला हिस्सा है इसको रशिया ऑलरेडी कब्जा चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी सारे एरिया पे रशिया ऑलरेडी प्रेजेंट है इस यूक्रेन के हिस्से में। तो काफ़ी डर था कि हाँ अगर हम लोग जहाज़ भेजेंगे तो रशिया अटैक कर देगा। तो बेसिकली अब ये कॉरिडोर बनाया गया कि यहाँ से जो है जहाज़ को निकाल दिया जाएगा। इससे जो यहाँ से गेहूँ है वो निकल कर इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचेगा और काफ़ी सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। यूपीएससी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जो टर्की है वो कौन कौन से दो समुद्र के बीच में स्थित है। ऑप्शन दिए गए थे अलग अलग, उसमें से एक ऑप्शन था ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी इसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि ब्लैक सी ऊपर है, मेडिटेरेनियन सी नीचे और बीच में यहाँ पर टर्की है। ठीक है ना, आगे आते हैं। देन उसके बाद इकोनॉमिक सेक्शन पर एक छोटा सा आर्टिकल है और एक अच्छा आर्टिकल है। शुगर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आज तक हम लोगों ने ज़्यादा चर्चा की नहीं है शुगर इंडस्ट्री के ऊपर, तो एक यूनिक सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। बोला यह जा रहा है कि जो अगला सीज़न हमारा होगा 2023 का, 2022 अक्टूबर में स्टार्ट होगा और 2023 सितंबर तक चलेगा हमारा चीनी का सीज़न। तो इस सीज़न के अंदर जो शुगर का आउटपुट है वो बढ़ने वाला है। 5 लाख टन से यहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने वाला है, ऐसा बताया गया। लगभग 5 लाख टन्स के आसपास हम लोग ये एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा हम लोग को शुगर का प्रोडक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा। और ऐसा एक अंदाजा है, एस्टिमेट किसने दिया है? आईएसएमए ने। आईएसएमए क्या है? ये खुद इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है। इसका ये अंदाजा है कि हमें आने वाले टाइम पर एक ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। क्यों? इसके पीछे का कारण तो होगा कोई। कारण यह है कि इस साल शुगर केन जो गन्ना है उसकी खेती ज़्यादा हुई, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। अब जो चीनी बन रही है वो गन्ने से ही तो बन रही है। तो शुगर केन का प्रोडक्शन इस साल 4% से इंक्रीज़ हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है अगले साल चीनी का प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा जब हम लोग चीनी को प्रोड्यूस करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है और चीनी अच्छी खासी प्रोड्यूस होने वाली है। तो अच्छी खासी प्रोड्यूस होगी तो पहले तो हम लोग खुद कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद में और ही बहुत सारी जो सरप्लस बचेगी उससे इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी। आपको बताऊँगा हम लोग यहाँ पे शुगर केन का यूज़ कर रहे हैं किसमें? इथेनॉल ब्लेंडिंग में, ताकि हम लोगों के ऊपर जो पेट्रोल की डिपेंडेंसी है, एक तरीके से हम लोग पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं वो कम हो पाए। क्योंकि पेट्रोल के अंदर हम लोग इथेनॉल को मिला रहे हैं, अभी 10% तक पहुंच चुके हैं, आने वाले टाइम पर इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। तो आप कह सकते हो कि अगले साल इथेनॉल ब्लेंडिंग भी एक्सपेक्टेड है कि हाँ वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सरप्लस शुगर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर जो भी चीज़ें बचेंगी उसका हम लोग एक तरीके से इथेनॉल ब्लेंडिंग भी करेंगे। पहले तो हम लोग काफ़ी सारा शुगर कंज्यूम भी कर लेते हैं। जब आप लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन देखोगे ना शुगर का, तो आप कह सकते हो कि साल 2022-23 के अंदर 275 लाख टन के आसपास हम लोग जो शुगर है वो कंज्यूम करने वाले हैं। वो शुगर कंज्यूम किया जाएगा। फिर उसके बाद में 80 लाख टन के आसपास का सरप्लस शुगर होगा जिसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा शुगर जो होगा उसको इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें बताई जा रही हैं, एक अंदाज़ा लगा कर दिया जा रहा है। अब शुगर इंडस्ट्री को लेकर कुछ डेटा है मेरे पास में जो कि आपको लिख के रखना है अपने पास, आपको हेल्प करेगा। देखो शुगर केन या शुगर इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो सबसे पहला चीज़ अगर हम लोग एग्रीकल्चर मार्केट में देखें तो कॉटन नंबर 1 पर है। कॉटन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ी इंडस्ट्री आती है वो है शुगर केन इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री। यहाँ पे लगभग 5 करोड़ फार्मर्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं। 5 करोड़ फार्मर्स वर्क कर रहे हैं और ऐसा डेटा ना 5 करोड़ और ये परसेंटेज वाला डेटा ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पर 5 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, पता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इंडिया जो है एक सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है शुगर का पूरे वर्ल्ड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने राइस के प्रोड्यूसर को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है प्लस सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है शुगर का दुनिया भर के अंदर में। फिर उसके बाद में जो एवरेज एनुअल प्रोडक्शन है शुगर केन का, यानी कि हमारे पूरे सालाना का प्रोडक्शन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है साल 2021 का जो डेटा है वो 3.335 करोड़ टन्स के आसपास ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला गया जिसमें से हम लोग काफ़ी सारा जो शुगर है वो यूज़ करते हैं, काफ़ी सारा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम करने के बाद में काफ़ी सारा जो शुगर है वो हम लोग ये जो सरप्लस होता है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। और एक्सपोर्ट करने के बाद में कुछ शुगर आपके टाइम पर क्या हो रहा है उसका हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये बात हो गई, चलो ये हमने क्लियर कर लिया। शुगर केन की प्राइसिंग अगर हम लोग बात करें, शुगर केन की जो प्राइसिंग है वो कैसे सेट की जाती है यह ध्यान रखना। यहाँ पे जो मेंशन है ये बोला गया 5 लाख टन से जो ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है ना।
5 लाख टन से यहाँ पे एक बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है आने वाले अगले सीज़न में, जो कि हमारा शुगर का सीज़न होगा। शुगर प्राइसिंग के बारे में जो हम लोग चर्चा करते हैं, मतलब शुगर केन की प्राइसिंग, जो गन्ने की प्राइसिंग होती है वो कैसे सेट की जाती है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया था FRP फॉर शुगर केन, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस की बात की जा रही है। तो शुगर केन के ऊपर ये प्राइस दिया जाता है 2021-22 के अंदर लगभग 290 पर क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद बोला ये जाता है कि देखो, जैसे आपको MSP देखने को मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है फसलों के ऊपर, उसी प्रकार से गन्ने के ऊपर ये FRP दैट इज़ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जो गन्ना फार्मर हैं, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। ओके, तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नाउ चलते हैं आगे, आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज इंडियन एक्सप्रेस के 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द हिंदू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसको मिस किया जाए। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग करेंगे क्या, अपने मेंस आंसर राइटिंग को कवर करेंगे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, इसको फटाफट देख लो। मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, काफ़ी कुछ आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हो। क्वेश्चन ये बोलता है, टेक्नोलॉजी इज़ द बैकबोन ऑफ टुडेज जनरेशन। आज के जो जनरेशन है उसका जो मेजर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी है। बट टेक्नोलॉजी के अंदर अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। इस चीज़ को आपको एनालाइज करना है 250 शब्दों में। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोग आंसर को लिख सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ में। और आंसर लिखने के बाद में आपको कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर सबमिट करना है। सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिलेगा। वहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिख कर उसकी फ़ोटो क्लिक कर सेंड कर सकते हो। लगभग 21-22 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पे आंसर्स को लिख रहे हैं। और देखो, कोशिश करना कि आंसर्स लिखने के बाद में एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करो। इससे यहाँ पर आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो भी और ज़्यादा एनहेंस होती हुई नज़र आएगी। नाउ ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। इसको मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा, एक चीज़ों को सुनते हुए चलना। उसके बाद एक एक्सप्लेन सेक्शन पर एक आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे, वो साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता होगा रिसेंटली एक स्टेटमेंट चर्चा में था, द्रविड़ नाडु। देश के अंदर एक और छोटे से देश की मांग की जाती है, द्रविड़ नाडु। तो वो जो द्रविड़ नाडु है वो क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो ये आर्टिकल लिखा है अरुण जनार्दन साहब ने, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में मेंशन किया। देखो हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली जो तमिलनाडु के अंदर DMK पार्टी है, अब DMK पार्टी के एक मेंबर आपको देखने को मिल जाते हैं A राजा। अब इन्होंने यहाँ पर भाषण देते हुए कुछ स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट क्या दिया, इन्होंने ये बोला कि तमिलनाडु को स्टेट ऑटोनॉमी दे दो। ऑटोनॉमी मतलब कुछ अलग से पावर्स दे दो, पावर्स दे दो, नहीं तो फिर यहाँ पे तमिलनाडु द्रविड़ नाडु की मांग करेगा, एक अलग से देश की मांग करेगा। जो कि द्रविड़ नाडु की मांग बहुत लंबे समय पहले से चली हुई है। क्या है द्रविड़ नाडु, आओ उसको समझते हैं। ये आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये पूरा यहाँ पे जो नीचे है ये अलग अलग स्टेट्स हैं। ये बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा द्रविड़ नाडु की मांग की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे द्रविड़ नाडु है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब मांग की जाती है कि अलग से एरिया चाहिए, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा चाहिए एज अ द्रविड़ नाडु। अब इसके ऊपर जो एडिटोरियल है ना वो काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। डिस्कस करते हुए चलते हैं। आपको स्क्रीन पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी नीचे की साइड में। देखो, जो द्रविड़ नाडु है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडिया है जो कि सबसे पहली बार लाया गया था पेरियार EV रामास्वामी के थ्रू। जो पेरियार EV रामास्वामी हैं ये बेसिकली यहाँ पर लेकर आए थे इस आइडिया को। और 1938 के अंदर एक स्लोगन भी लेकर आए। क्या तमिलनाडु फॉर तमिल्स का ये स्लोगन लेकर आया गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उस समय एक प्लानिंग की जा रही थी कि पूरे देश में हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाएगा, हिंदी लर्निंग को कंपलसरी किया जाएगा, सभी लोग यहाँ पर हिंदी पढ़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो पेरियार EV रामास्वामी है इन्होंने यहाँ पर क्या मांग की, तमिलनाडु फॉर तमिल्स। और ये जो द्रविड़ नाडु आइडिया है ये भी बेसिकली पॉलिटिकल आइडिया था जो कि यहाँ पर इन्हीं के थ्रू निकल कर आया था, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या मेंशन किया कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो द्रविड़ नाडु की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्टार्टिंग में तो सिर्फ और सिर्फ तमिल स्पीकिंग रीजन तक ही रहती है, लेकिन बाद में ये डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा कहाँ पे, कुछ और राज्यों तक बढ़ती है। जैसे जो द्रविडियन लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, खासकर आपको प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला, कर्नाटका, तो बेसिकली ये सब साथ मिल जाते हैं। तभी आपने जो अभी मैप देखा है वो थोड़ा सा बड़ा सा मैप आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले स्टार्टिंग में तमिल स्पीकिंग रीजन के अंदर रहती है, बाद में यहाँ पर और भी स्टेट्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं कि हाँ हमें पूरा का पूरा एक द्रविड़ नाडु चाहिए।
ये जो पूरा का पूरा साउथ वाला पोर्शन है बेसिकली उसकी बात की जा रही है, जैसा आपने पिक्चर में देखा था, जिसको हम लोग साउथ इंडिया, डेक्कन फेडरेशन या दक्षिण पथ के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद ये क्या मेंशन करते हैं कि देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो ये डिमांड है द्रविड़ नाडु को लेकर, वो कभी कभी यहाँ पे सिर्फ ऑटोनॉमी को लेकर डिमांड की गई और कभी कभी पूरे द्रविड़ नाडु की। मतलब क्या है, जो ये स्टेट्स हैं, जैसे मान लो जो स्टेट्स जिसके बारे में अभी आपको बताया, ये कभी कभी ऑटोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। ऑटोनॉमी मतलब कि इनको अलग से पावर्स मिलने चाहिए, अपने हिसाब से थोड़ा सा काम कर सकें। या फिर कभी कभी पूरी की पूरी द्रविड़ नाडु की मांग की जा रही थी कि हमें पूरा एक अलग से हिस्सा चाहिए, अलग से देश चाहिए द्रविड़ नाडु। अच्छा, ये तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लिया कि क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, कैसे ये आइडिया आया। लेकिन क्या रीज़न है, बैकग्राउंड क्या है इसका, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देश की आज़ादी से पहले चलते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता है, जो द्रविड़ नाडु का कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है, तमिलनाडु के अंदर देखो एंटी ब्राह्मणिज्म मूवमेंट को चलाया जाता है। ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में एक मूवमेंट चलाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो वहाँ पे सरकार है, जो खासकर पब्लिक ऑफिसेस आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे थे वो बेसिकली ब्राह्मण थे, है ना, वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का रोल काफ़ी ज़्यादा था, तो एंटी ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डिमांड हो रही थी वो सोशल इक्वालिटी की हो रही थी कि जो तमिल के लोग हैं उनको भी एक सोशल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, पावर्स मिलनी चाहिए, कंट्रोल मिलना चाहिए। अभी के टाइम पे जो वहाँ की सरकार है उसमें ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हैं, तो तभी से यहाँ पे एंटी ब्राह्मणिज्म मूवमेंट चला। और उसके बाद से यहाँ पे जो द्रविड़ नाडु है उसने यहाँ पे एक तरीके से द्रविड़ नाडु की जो मांग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगेन ये आप कह सकते हो डिमांड करता है कि तमिल पीपल के लिए एक सोवरेन स्टेट चाहिए, हम लोग को एक अलग से हिस्सा चाहिए। फिर इसी में कहानी आगे बढ़ते बढ़ते 1921 में क्या होता है, एक जस्टिस पार्टी, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो यहाँ पे इस मूवमेंट को सपोर्ट करती है, एंटी ब्राह्मणिज्म मूवमेंट को सपोर्ट करती है। एक पॉलिटिकल पार्टी, कौन? जस्टिस पॉलिटिकल पार्टी। और होता क्या है कि उस समय पर जो ब्राह्मणिज्म का प्रेजेंस है, ब्राह्मण्स का प्रेजेंस है वो मद्रास गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि वो पूरा मद्रास एरिया था, है ना, तो मैंने आपको बताया ना जो प्रेजेंस है ब्राह्मण्स का वो बहुत ज़्यादा था, खासकर वहाँ की सरकार में बहुत ज़्यादा था, पब्लिक ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे लोग सोशल इक्वालिटी की मांग करते थे, और उसी के बाद एंटी ब्राह्मणिज्म जो मूवमेंट है वो स्टार्ट भी हो जाता है। फिर 1925 में 1921 में एक पॉलिटिकल पार्टी आई, जस्टिस पार्टी, ठीक है ना। और उसके बाद में 1925 में पेरियार के बारे में चर्चा की गई। पेरियार जी ने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया पेरियार ने। अब इन्होंने यहाँ पर जोर दिया किस चीज़ को लेकर, तमिल नेशन को लेकर, कि तमिल नेशन बेसिकली यहाँ पर इसको एक अलग सा आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। फिर 1938 में क्या होता है, जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था और जस्टिस पार्टी के बारे में आपको बता दिया, 1921 के बारे में चर्चा की गई। तो 1938 में जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साथ में आ जाते हैं, और साथ में आके यहाँ पे अपनी पार्टी को मर्ज कर लेते हैं, और 1944 में एक नई पार्टी आती है, द्रविड़ कज़गम, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो मांग है द्रविड़ नाडु की वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये तो मैंने देश की आज़ादी से पहले की बात कर दी, 1944 तक की कहानी बता दी। अब 1944 के बाद 1947 आया, देश आज़ाद हुआ। अब देश आज़ाद होने के बाद में क्या होता है, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर आते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसने भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों को बनाया, भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य बनते हुए चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा कारण बना। अच्छा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली यहाँ पर आपको कारण बताए जा रहे हैं कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पे द्रविड़ नाडु की मांग हो रही है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ब्राह्मण वाला आपको पॉइंट पता चल चुका है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया कि भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य बन रहे थे। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने भाषा के आधार पर काफ़ी सारे राज्यों को बना भी दिया गया। तो उसके बाद से और ज़्यादा मांग चलने लगी कि हाँ, मतलब उसके बाद से जो मांग थी द्रविड़ नाडु की और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। हालांकि वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि 1956 के अंदर ये सब कुछ हुआ, 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हो गई थी, तो आगे उसको इम्प्लीमेंट इतना हो नहीं पाया। वो इंडिया चाइना की वॉर में सब कुछ यहाँ पर एकजुट हो गए थे, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे जो मांग थी वो द्रविड़ नाडु की वो थोड़ी सी कम हो गई थी, ठीक है ना। फिर 1980s की बात आती है। 1980 में एक माइनर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिसको हम लोग बोलते हैं तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी। इसने यहाँ पे द्रविड़ नाडु की जो मांग है वो वापस से उठा दी थी। क्यों? जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को यहाँ पे श्रीलंका में भेजा गया था, श्रीलंकन सिविल वॉर के अंदर, तो उसके बाद से यहाँ पे आप कह सकते हो एक तमिलनाडु लिबरेशन जो आर्मी है, इन्होंने यहाँ पर डिमांड उठा दी थी द्रविड़ नाडु की। तो द्रविड़ नाडु की डिमांड 1956 के बाद 1980s के अंदर
और बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से उठ गई थी। क्या हम लोगों को द्रविड़ नाडु चाहिए अलग से। क्लियर हो गया। अब ये जो सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है लिंग्विस्टिक फैक्टर। मैंने आपको बताया कि देखो प्लानिंग ये की जा रही थी कि जो हिंदी है वो बेसिकली एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए और जो हिंदी की लर्निंग है ना वो सभी लोगों को करनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था पेरियार को, और इसी की वजह से यहाँ पर इन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा होता है तो हिंदी हिंदी सब जगह रहेगी और जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो बेसिकली जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो डोमिनेट करेगा सब जगह पर, तामिल्स नॉर्थ के नीचे ही रह जाएंगे। तो इसी चक्कर में यहाँ पर क्या हुआ कि जो डिमांड है इन्होंने बोला कि नहीं, अगर हिंदी इंप्लीमेंट होगी, हिंदी कॉमन लैंग्वेज होगी तो फिर यहाँ पर एक सेपरेट द्रविड़ नाडु बनेगा और तामिल्स के लिए एक अलग यहाँ पे रीजन रहेगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ हिंदी को एजुकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, बहुत दंगे फसाद भी हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आप कह सकते हो मतलब हिंदी को ऐसे फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, ये रीज़न हो गया। फिर उसके बाद में एक पॉलिटिकल फैक्टर भी देखने को मिलता है। देखो जो स्टेट ऑटोनॉमी है ना, स्टेट ऑटोनॉमी एक सबसे मेन एजेंडा था कि यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मेन एजेंडा था कि भाई स्टेट ऑटोनॉमी मिल जाए। और स्टेट ऑटोनॉमी को लेकर आप कह सकते हो ये लोग अपना जो भी जब इलेक्शन होता है तमिलनाडु के अंदर तो अपने जो भी मैनिफेस्टोज होता है ना उसके अंदर स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में मेंशन करते हैं कि हाँ हम जीत जाएंगे तो हम स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड करेंगे कि हमारे राज्य के अंदर ये हमें अलग से पावर्स मिलनी चाहिए। उसके बाद में आप कह सकते हो कि तमिल का जो फिल्म प्रोडक्शन है उस फिल्म प्रोडक्शन के अंदर भी द्रविड़ नाडु को बहुत उस अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है ना। द्रविड़ नाडु का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसका आइडिया बहुत ज़्यादा शो किया जाता है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। तो ये सारी बातें बताई जा रही जिसकी वजह से यहाँ पे द्रविड़ नाडु की मांग जो है और ज़्यादा उठती भी जा रही है। फिर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स बेसिकली यह हैं कि जब आप लोग देखोगे तो तमिलनाडु जो है बेसिकली एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे इंडिया की, जो कि इंडिया की जीडीपी के अंदर 8.8% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देता है। अब देखो दिक्कत यह है कि तमिलनाडु जितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर उसका रिटर्न उसको उतना नहीं मिल पा रहा है। उसका रिटर्न उत्तर प्रदेश बिहार ले जा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का कारण है यहाँ पे साउथ का कहना है कि साउथ के अंदर ना देखो जो पॉपुलेशन है वो एक टाइम पे रुक गई थी, पॉपुलेशन को इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया। लेकिन यूपी बिहार के अंदर जो नॉर्थ इंडिया है इसके अंदर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती हुई चली गई। ये यहाँ पे आप लोगों ने देखा। अब हुआ क्या, साउथ के अंदर एजुकेशन वगैरह के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से काम किया गया और उसके बाद में आप कह सकते हो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया। देन उसके बाद में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इनको कंट्रीब्यूशन का उतना मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि मान लो जो यूपी है या बिहार है, बिहार जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा कम है तो ऑब्वियस सी बात है सरकार का जो पैसा आ रहा है, जो भी यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है वो बिहार को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पे भले ही जो साउथ स्टेट्स हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग को पैसा जो है वहाँ पे ज़्यादा खर्चना होगा, क्योंकि जो डेवलप नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट लेकर आओ। अब ऐसा तो अगर मान लो ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या, दिक्कत ये होगी कि जहाँ जहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं कि जहाँ जहाँ पर मान लो कि जैसे कि अब महाराष्ट्र है या तमिलनाडु है, इनकी पहले से इकोनॉमी अच्छी है, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर इनको ही पूरा का पूरा रिटर्न मिलेगा तो फिर इससे क्या होगा, जो ये रिचर स्टेट्स हैं वो और रिचर हो जाएंगे और जो पुअर स्टेट्स हैं वो और पुअर हो जाएंगे। तो पुअर स्टेट्स को भी हमें लेवल पर लेकर आना है, इसी वजह से पुअर स्टेट्स के ऊपर ये पैसा खर्चा जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बना हुआ है। यानी कि आप कह सकते हो दिक्कत यह है कि मांग ये की जा रही है कि भाई जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो साउथ स्टेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसका रिटर्न उनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर इनको द्रविड़ नाडु की यहाँ पर मांग उठती है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर है वो है डेमोग्राफिक फैक्टर। अब डेमोग्राफिक फैक्टर क्या होता है उसके बारे में मेंशन किया गया। जो नदर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं ऊपर, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया। साउथ के अंदर पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। अब देखो एक दिक्कत ये भी देखने को मिलती है कि ऊपर पॉपुलेशन ज़्यादा है, नीचे पॉपुलेशन साउथ के अंदर कम है। मैंने आपको बताया पॉपुलेशन काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, मान लो लोकसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी तो ऊपर वाले स्टेट्स का ज़्यादा होगा ना, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होगा लोकसभा के अंदर। तो वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कि इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को थामा, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो उन्हें और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करने को मिल रही हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो द्रविड़ नाडु की एक मांग देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप अब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है।
तो द्राविड़ नाडु क्या था, स्टार्टिंग हमने इसका बैकग्राउंड कवर किया, देश की आज़ादी से पहले यहाँ पर क्या था, प्लस उसके बाद रीजंस क्या क्या है यहाँ पे रहे, कारण क्या क्या रहे, एक सेपरेट स्टेट की डिमांडिंग यहाँ पे रही है। उसके बाद में क्वेश्चन ये है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अब आप लोग यहाँ पे कोशिश करो कि हाँ इसका सुझाव क्या हो सकता है, कैसे हम लोग यहाँ पे इस मांग को रोक सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना होगा। मतलब जो नेशंस हैं, देखो जो स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हैं ना वो स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाते हैं, ये बात है। जो थोड़े से मजबूत राज्य हैं, स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट्स हैं, वो यहाँ पर कंट्री को भी और मजबूत बनाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करें। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में साथ में मेल मिलाप रहे, साथ मिलकर काम करें। बट करेंट टाइम पे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे स्टेट सेंटर के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ देखने को हमें मिलती हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे रहना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में। वो चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर वे फॉरवर्ड के अंदर बताई गई। इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आने चाहिए सेंटर और स्टेट को, ताकि ये लोग कुछ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिविक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। दूसरा यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो सोल्यूशन दिया गया, वे फॉरवर्ड दिया गया है, वो ये है इफ़ेक्टिव ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को यहाँ पर लेकर आया जाए। तो इससे यहाँ पर आप कह सकते हो ऑल इंडिया सर्विसेज से काफ़ी सारी वेलफेयर पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होंगी, डेवलपमेंटल स्कीम्स, और ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर आएंगे पूरे ऑल इंडिया लेवल पर। तो ये भी एक काम किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा, सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर आप लोग थोड़ा सा काम करोगे। सेंटर स्टेट रिलेशंस को थोड़ा सा मेंटेन किया जाएगा ना, तो उससे हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा एडिटोरियल। आई होप काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। नाउ आते हैं नेक्स्ट एक और एक्सप्लेन सेक्शन के आर्टिकल की तरफ। एक अच्छा आर्टिकल है वो वाला भी। देखो कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, इसको मैंने द हिंदू के वीडियो में डिस्कस अभी तक नहीं किया है। तो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी गई हैं। मैंने करंट अफेयर के वीडियो में बताया था, लेकिन वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली 9-10 हज़ार लोगों ने देखा है, बट द हिंदू का वीडियो बहुत से लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे मैं मतलब ये दोबारा से चर्चा में है, सर्विकल कैंसर दोबारा से चर्चा में आया है एक स्कीम के अंदर में, जिसकी वजह से मुझे आर्टिकल उठाना ही पड़ा मजबूरन, क्योंकि ये 3-4 बार चर्चा में आ चुका है। तो इसकी वजह से द हिंदू के अंदर हमने अभी तक कवर नहीं किया था, लेकिन अब ये आज कवर करने वाले हैं। एक्सप्लेन सेक्शन पर बहुत अच्छे से आर्टिकल दिया गया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कि इंडिया की पहली HPV वैक्सीन आ चुकी है, जो कि क्या करेगी, सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट में यहाँ पे काम करेगी, सर्विकल कैंसर को ख़त्म करने का काम करेगी। सर्विकल कैंसर होता क्या ये आपको समझाऊंगा, प्लस HPV वैक्सीन क्या है ये आपको समझाऊंगा। थोड़ा डिटेल से हम लोग लेकर चलने वाले हैं। तो न्यूज़ क्या थी, मतलब ये आर्टिकल पब्लिश क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण है सर्वावैक बेसिकली यहाँ पर एक वैक्सीन है जिसको डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो यहाँ पे SII ने यहाँ पर इस सर्वावैक को डेवलप किया। अब रिसेंटली क्या होता है कि इस पर्टिकुलर वैक्सीन को जो DGCI है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ये एक तरीके से मार्केट ऑथोराइजेशन भी दे देता है। मतलब इस वैक्सीन को प्रॉपरली यहाँ पर एक अप्रूवल मिला हुआ है। अब ये इंडिया की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन है। कौन सा? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन। इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन को डिज़ाइन किया गया है ताकि वेमेन को हम लोग बचा सकें, वेमेन को प्रोटेक्ट कर सकें सर्विकल कैंसर से। तो बेसिकली सर्विकल कैंसर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये HPV इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्विकल कैंसर होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो सर्विकल कैंसर बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा होने वाला एक कैंसर है, बहुत सारी वेमेन इससे सफ़र कर रही हैं। प्लस यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सेक्सुअली यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के अंदर यहाँ पे कैंसर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा कैंसर है जो कि सर्विक्स के सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। अब ये सर्विक्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो इस वाले पिक्चर को देखो आप, यहाँ पे आपको ये वाला पिक्चर देखने को मिलेगा, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये जब आप लोग यहाँ पर पिक्चर देखते हो, ये एक वेजाइनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको ये सर्विक्स देखने को मिलेगा। ये वेजाइनल वॉल हो गई, ये आपको सर्विक्स देखने को मिल जाता है। और इसी सर्विक्स वाले पोर्शन पर ये आप देख पाओगे कैंसर टिश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इसी वाले बॉडी पार्ट पर क्या होता है, जो कैंसर टिश्यूज़ हैं ये बढ़ जाते हैं, सेल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है, यहीं पर ये कैंसर बनता है। और फिर उसके बाद ये कैंसर बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है, और अगेन बहुत सारी वेमेन की इसकी वजह से जान भी जाती है। तो इसी सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए ये पर्टिकुलर वैक्सीन को लेकर आया गया। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे बोला गया ये जो बेसिकली इन्फेक्शन होता है, मतलब कि जो कैंसर हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न है एक इन्फेक्शन।
और वो जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली HPV की फॉर्म में होता है, और ये लंबे समय तक इन्फेक्शन अगर रह जाए तो इसकी वजह से यहाँ पर वो कैंसर बन जाता है। और ज़्यादातर यहाँ पे इन वीमेन के अंदर देखने को मिला है जो कि रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, 15 से लेकर 44 के एज के बीच में है। तो उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसी की वजह से काफ़ी सारे वीमेंस की जान भी जाती है। अब इंडियन पर्सपेक्टिव को लेकर कुछ डेटा दिया गया है। वो डेटा क्या बोलता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इनफैक्ट एक बॉडी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। तो इन्होंने कैंसर के ऊपर रिसर्च किया और बताया कि दुनिया भर के अंदर जो बर्डन है सर्विकल कैंसर को लेकर, उसमें से जो ज़्यादातर केसेस है वो इंडिया से निकल कर आ रहे हैं। इंडिया के अंदर हर साल लगभग 67,000 वीमेंस की जान जा रही है इस कैंसर की वजह से, ठीक है ना। 1.23 लाख के आसपास केसेस निकल कर आ रहे हैं हर साल सर्विकल कैंसर के। तो ये पर्टिकुलर डेटा यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च की साइट से निकल कर आया था। अब यहाँ पे जो नई वैक्सीन बनाई गई है ये करेगी क्या, कैसे काम करेगी, तो इसको समझते हैं। ये जो नई वैक्सीन है ये बेसिकली वायरस लाइक पार्टिकल्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन होता है ना, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, वो बेसिकली आपके लिवर इन्फेक्शन होता है, लिवर कैंसर होता है, लिवर इन्फेक्शन होता है, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर ये वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो HPV वैक्सीन है ये भी काम करेगी और सर्विकल कैंसर के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन देगी। अभी जो वैक्सीन बनाई गई है नहीं, ये बोला जा रहा है इस वायरस के, कौन सा वायरस, स्ट्रेन HPV वायरस जो है, HPV वायरस की मैंने आपको बताया था अभी नाम हमी पपोला वायरस, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है ना। ये आप लोग देख पाओगे पपिलोमा वायरस, ह्यूमन पपिलोमा वायरस आपको देखने को मिलेगा HPV। तो ये जो इन्फेक्शन जो वायरस आपको देखने को मिल रहा है इसके अलग अलग टाइप हैं, टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16, टाइप 18। तो इन सभी वायरस के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वैक्सीन काम कर सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि देखो इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये सर्विकल कैंसर को एलिमिनेट कर दे। डेफिनेटली आने वाले टाइम पर सर्विकल कैंसर के केसेस बहुत कम आने वाले हैं अगर हम लोग ये HPV वैक्सीनेशन देते हैं तो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस वैक्सीनेशन का जो दाम है वो बहुत कम है, कॉस्ट बहुत कम है। तो मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत अभी, मतलब वैक्सीनेशन होता तो है इस सर्विकल कैंसर को लेकर, वो बहुत महंगा है। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे करेंट टाइम पर हमारे पास में 2 वैक्सीन्स हैं जो कि लाइसेंसिंग वैक्सीन्स हैं। जैसे यहाँ पर एक है गार्डासिल जो मर्क की है, दूसरी है सर्वरिक्स जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की है। ये दोनों यहाँ पे सर्विकल कैंसर को ठीक करती हैं, बट इन दोनों ही वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये वैक्सीन देखने को मिलती हैं। तो इनको यहाँ पे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन ये जो HPV वैक्सीनेशन है ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा और इसको हम लोग अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर डाल सकते हैं, और यहाँ पे पूरा अपने कंट्री भर में ये वैक्सीन्स को दिए जा सकती है। और DGCI अप्रूवल के बाद में यहाँ पे जो सरकार है ये बल्क में वैक्सीन्स को खरीदेगी, बहुत सारी वैक्सीन्स खरीदी जाएंगी, और इस वैक्सीन से लगभग 50 मिलियन गर्ल्स जिनकी एज 19 से लेकर 14 के आसपास है, इनको वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि यहाँ पे सर्विकल कैंसर जो है वो उनके अंदर कभी भी डेवलप ना हो। तो ये जो वैक्सीन है काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है अगर इसको दिया जाए बिफोर द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले अगर दे दिया जाए इस वैक्सीन को तो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करेगा, ऐसा भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बताया गया। आई होप आपने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जान ली है, क्या यहाँ पर एक कैंसर है प्लस ये वैक्सीन कैसे यूज़ की जाएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। आगे आते हैं, अब फटाफट हम लोग अपनी वोकैब्स को देखते हैं। आज की क्या क्या इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज़ हैं हमारे पास में जो कि हम लोग डेली बेसिस पर अपने लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला वोकैब आता है अकोलेड। अकोलेड मतलब होता है एन अवार्ड, प्रेज या ऑनर या वाहवाही देना। दूसरा आता है एंडेवर्ड। एंडेवर्ड मतलब टू ट्राई टू डू समथिंग या फिर प्रयास हम लोग जिसको बोलते हैं। तीसरा आता है व्रत। व्रत मतलब एक्सट्रीम एंगर या फिर क्रोध। चौथा आता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ से अफेक्ट होता है, बीमारी आप जिसको बोल सकते हो उसको हम लोग मॉर्बिडिटी बोलते हैं। फिर पांचवा वोकैब आता है फोब ऑफ सॉरी, फोब ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या है, झूठा बहाना बनाना, ठीक है। टू पुट ऑफ विद अ ट्रिक, एक्सक्यूज़ या फिर इन्फीरियर सब्सटीट्यूट। तो ये आपको 5 वोकैब्स आज के देखने को मिल जाती हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यार एक छोटा सा आर्टिकल हमारे पास और था, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बेसिकली नेशनल एम्बलम को लेकर था। तो नेशनल एम्बलम कंट्रोवर्सी के बारे में चर्चा करता है। तो कंट्रोवर्सी मैंने आपको बता रखी है कि जो नया एम्बलम है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, जो पुराना वाला एम्बलम है वो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा काम था, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है।
तो आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हो, वो तो हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है। नेशनल एम्बलम को लेकर सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं। नेशनल एम्बलम को लेकर एक स्टैटिक डेटा मैंने आपको रिसेंटली प्रोवाइड करवाया था, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। अब पहले हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 2014 का ये क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे जो अलग अलग पेयर्स बनाकर दिए गए आइलैंड्स के, तो इसमें से कौन सा एक पेयर है जो कि एक दूसरे से सेपरेट होता है 10 डिग्री चैनल से। तो उसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिल जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से, ध्यान रखना। 10 डिग्री चैनल के बाद में कुछ और डिग्री चैनल्स के बारे में चर्चा की जाती है। तो अभी 10 डिग्री को लेकर क्वेश्चन पूछा है, कुछ और चैनल्स को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, और निकोबार को सुमात्रा से सेपरेट करने वाला 6 डिग्री चैनल है, और 8 डिग्री चैनल यहाँ पे आइलैंड ऑफ मिनो है, यानी लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है, और जावा सुमात्रा को सेपरेट करने वाला यहाँ पर जो है वो है सुंदरा स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये चारों कैसे कैसे सेपरेट होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ये सारा का सारा डेटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने इस लेक्चर को समाप्त। काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर से दबा के जाना अगर आपको यहाँ पे जानने को काफ़ी कुछ मिला है तो। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, एडिटोरियल्स थे, वो भी हमने डिस्कस किया। इंडियन एक्सप्रेस के कुछ अच्छे आर्टिकल्स थे, तो वो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड अच्छा जाते जाते एक बात और बोलते चाहता हूँ थोड़ी सी देर। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट कहोगे आज डिस्कस नहीं किया, क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि आज वो आता नहीं है, सैटरडे में वो नहीं आता है, ठीक है, इस वजह से हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।